नमस्कार, एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप यदि हिंदी की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट बनाना होता है। तो चलिए आज की क्लास में जो हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी भाषा में कुल स्वर हैं 7 या 11। तो हम देखते हैं दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा 7 जो है यह दीर्घ स्वरों की संख्या है। हमारा सही आंसर होगा 11। ठीक है, उसमें व्यंजन है। इस प्रश्न में दो विकल्प दिए गए हैं। पहला देखते हैं, बड़ा श मूर्धन्य स छोटा सा और ह, और दूसरे विकल्प में है य र ल और व। तो हमारा सही आंसर उष्म व्यंजन होते हैं। जो बड़ा श मूर्धन्य स और छोटा सा वाला जोड़ा है वही हमारा सही आंसर। अगला देखते हैं, ख का उच्चारण स्थान है कंठ या तालु। तो ख आता है क वर्ग में और क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, इसलिए क वर्ग में आने वाले सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, और इसके अलावा अ और आ और ह का उच्चारण स्थान भी होता है कंठ। अगला प्रश्न लेते हैं, य का उच्चारण स्थान है कंठ या तालु। तो इन दोनों ऑप्शन में हम देखते हैं कि य का सही आंसर है। य के अलावा छोटी ई बड़ी ई और च वर्ग में आने वाली च छ ज झ ई और इसके अलावा बड़ा श का भी उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो उसका आंसर है तालु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान है कंठ या नासिका। तो अगर पंचमाक्षरों का प्रश्न आता है कि उच्चारण स्थान बताना है तो इसका सही आंसर है नासिका। अगर अलग अलग पूछा जाए एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान, इन सब में कोई एक का पूछा जा रहा है तो उसका उच्चारण स्थान उसके वर्ग के अनुसार होगा। जैसे क ख ग घ ङ, यदि ङ का पूछा जा रहा है तो क वर्ग में आने वाली सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ङ का उच्चारण स्थान वहां पे आंसर दिया जाएगा कंठ। लेकिन पंचमाक्षरों का यदि पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा नासिका। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। दधि शब्द है तत्सम या तद्भव। तो दधि जो है यह शुद्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका जो है तद्भव रूप होगा दही। ओके, आगे देखेंगे। गांव शब्द का तत्सम रूप है ग्राम या ग्रामीण। तो गांव शब्द है यह जो क्या है, यह गांव शब्द है, सामान्य तौर से बोला जाता है, यह है तद्भव शब्द। ठीक है, और इसका शुद्ध रूप है ग्राम। अगला प्रश्न लेते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें कहते हैं रूढ़ या योग रूढ़। तो जो भी शब्द हो अगर उनके दो टुकड़े कर दिए जाएं और उन दोनों टुकड़ों में से उनका अर्थ निकले तो वे सार्थक शब्द कहे जाते हैं। और उन शब्दों के टुकड़े करने पर यानी खंड करने पर उनका कोई अर्थ न निकले यानी वे सार्थक शब्द न हो तो उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कमल, तो कमल में क और धनमल लिखेंगे तो इन दोनों में से देखते हैं कि इन दोनों का अर्थ जो है पूरा नहीं निकलता। खंड, तो खन और ड को अलग कर देंगे तो इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये सभी जो है रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। जब कोई भी बहुब्रीहि समास का कोई भी शब्द लीजिए, जैसे कि दोनों शब्द, दो शब्द होंगे यौगिक शब्द, लेकिन दोनों मिल करके किसी अन्य का अर्थ बताते हैं तो वे बहुब्रीहि समास वाले शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों को कहा जाता है, दूसरा नाम है योग रूढ़। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नांकित शब्दों का सही जोड़ा बनाएं। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, हम उनका सही आंसर देखते हैं। तत्सम शब्द है इधर और इधर तद्भव शब्द हैं। हम कपोत शब्द का जो है तत्सम जो रूप है उसका तद्भव शब्द देखेंगे। कपोत का होता है कबूतर। कबूतर कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, अगला देखते हैं। गृह तत्सम शब्द है, इसका क्या होगा, गेह। कहाँ है ये रहा। उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। ठीक है, दो ज आधा आधा ज लिखा रहता है, यह शुद्ध तत्सम शब्द है, तो इसका क्या होगा, उजला। उजला कहाँ है, चलिए देखते हैं, ये रहा। ठीक है, तो अग्नि, अग्नि का क्या होगा, आग या आगी या अगिन। तो ये है हमारा सही आंसर, ये वाली लाइन। ठीक है, इनमें से कोई एक आ सकता है शब्द, तो ये तद्भव रूप है और ये शुद्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे। कोकिल, कोकिल का क्या होता है, कोयल। कोयल कहाँ है, ये रहा। ये शब्द जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, काक, काक का क्या होगा, काग या कागा। तो ये शब्द है। ठीक है, ये काक का तद्भव रूप है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दें, और इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और इसको जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। यह शुरू हो गया उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों का सिलसिला। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इनके दो ऑप्शन हैं, या आ।
तो बढ़िया में हम ध्यान से देखेंगे कि जो भी शब्द अगर प्रत्यय हमको देखना है तो प्रत्यय में शब्दों को अलग करने के बाद जो एक शब्द पहला शब्द जो बच जाता है वह होना चाहिए सार्थक। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो है इसमें हम देखेंगे बढ़िया, इसमें इसका सही आंसर है ईया प्रत्यय, बढ़ धन ईया। ठीक है, अगला देखेंगे इसी तरह से थकावट शब्द में प्रयुक्त हुआ है आवट या वट प्रत्यय। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका है आवट प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। मिठास में प्रत्यय है आस या मी। आप ध्यान से देखिएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दे सकता है कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, लेकिन हमें सही आंसर देना है मिठास में आस प्रत्यय होता है। ठीक है, अंत में बचता है मीठा धन आस। ओके, सार्वजनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इक या निक। दो प्रत्यय हुए हैं, पहले तो है सर्वधन जन और उसके बाद जो है इक प्रत्यय हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इक या निक में से ही हमको देना है, तो इसका सही आंसर होगा इक प्रत्यय। ठीक, देखिए पराया में प्रत्यय है। इस प्रश्न में दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है या और दूसरा है आ। तो इसका सही आंसर होगा या नहीं, इसका सही आंसर होगा आ। आगे देखेंगे जुआरी में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय देखते हैं कौन सा है, आरी और बड़ी ई जो है। तो यहाँ पे भी बड़ी ई है, लेकिन सही इसका आंसर होता है आरी। ठीक है, जुआ धन आरी। विनम्रता में प्रत्यय है विध या ता। तो हम ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय है, सही आंसर है ता। ठीक है, अगला देखते हैं। विपरीत अर्थ वाले यानी विलोम शब्द। दो शब्दों के मध्य लगने वाला चिन्ह है, यहाँ पे विराम चिन्हों की बात हो रही है, जैसे माता पिता या पाप पुण्य। तो इनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। तो इसका सही आंसर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को जोड़ने वाला चिन्ह भी बोलते हैं, यानी विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है दूध संज्ञा है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो इसका सही आंसर है पुल्लिंग। ठीक है, कोई भी लिक्विड फॉर्म वाला चीज हो उसका जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पूछा जा रहा हो तो वह शब्द होता है पुल्लिंग। ठीक है, लेकिन एक लस्सी जो शब्द है वह आता है तो वह होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे देखेंगे। लोटा का स्त्रीलिंग रूप है लोटिया या लुटिया। तो इसका आंसर है लुटिया। ठीक है, अगला देखते हैं। चिड़िया का बहुवचन रूप है चिड़ियों या चिड़िया। तो इसका सही आंसर है बहुवचन रूप होता है चिड़िया। ठीक है, जैसे घड़ी का घड़ियां। वधु का बहुवचन रूप है वधुओं या वधुएं। तो देखिए बहुवचन रूप बना है, इसका सही आंसर है वधुएं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीलंका शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो इसका सही आंसर है कि श्रीलंका जो शब्द है यह एक देश का नाम है और सभी देशों के नाम होते हैं पुल्लिंग, लेकिन यह श्रीलंका शब्द है, इसका सही आंसर होगा स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं। कारक के भेद हैं 7 या 8। तो कारक के भेद होते हैं संस्कृत में 7, लेकिन हिंदी भाषा में कारक के भेद पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर है 8। ओके, भूखे को रोटी दो। तो भूखे शब्द जो है उसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है, संप्रदान या कर्म। तो इसका सही आंसर है संप्रदान। जहां पर भी प्रदान की बात हो, प्रदान यानी देने की बात हो दान के अर्थ में, जैसे किसी को दान दे दिया जाए फिर मांगा न जाए, तो वहां पे जो है कोई भी चीज दी जा रही हो अगर देने की बात हो रही है तो वहां पे होता है संप्रदान। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वयं अपने आप खुद, ये सभी शब्द जो है किस सर्वनाम में आते हैं, पुरुषवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पे स्वयं अपने आप ये सभी शब्द जो है इसका सही आंसर है निजवाचक सर्वनाम में ये सभी शब्द आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न हो वह है अजात शत्रु या शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला, और इसका सही आंसर होगा जिसका कोई शत्रु जन्म न लिया हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं। इस वाक्य में हम देखेंगे कि हंसना क्रिया है अकर्मक या सकर्मक। तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो होती हैं अकर्मक यानी बिना कर्म वाली, जैसे इसके अलावा है रोना, सोना, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये सभी होती हैं अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। इस वाक्य में हम देखेंगे कि इसका विलोम शब्द हम देख रहे हैं निष्कर्ष होगा कि अपकर्ष होगा। तो उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहिए, इसका सही आंसर है अपकर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं। आदि का विलोम रूप है अनादि या अयादि। तो हम देखते हैं कि आदि का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है, अनादि। ठीक है, आगे देखेंगे। जो मधुर बोलता हो उसको बोलते हैं कर्कशा या मृदुभाषी। जो स्त्री कड़वा बोलती है उसको बोलते हैं कर्कशा। ठीक है, लेकिन भाषी मृदुभाषी दिया गया है, मृदुभाषिणी होता तो जो स्त्री मधुर बोलती हो जाता,
लेकिन इसका सही आंसर है जो व्यक्ति मधुर बोलता है उसको बोलते हैं मृदुभाषी। अगला देखते हैं, असुर का पर्यायवाची है। दो ऑप्शन जो है, पहला है रजनीश और दूसरा है रजनीचर। तो रात में घूमने वाला आता है उसको बोलते हैं रजनीचर, ठीक है। और रजनी जो है यह रात का एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रजनीचर। जबकि रजनीश का अर्थ होता है जो रात का जो इस होता है, इस यानी स्वामी यानी चंद्रमा। तो यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए यानी मूल रूप में लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह या इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह जो है इसको अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, और जो दो इन्वर्टेड कामा लगा रहता है आगे और पीछे उसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक। आगे वाक्य के आगे लगा रहेगा और वाक्य के पीछे लगा रहेगा, इसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह और इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष शब्द के आगे पीछे यानी कोई नाम हो या हो तो उस विशेष शब्द उसके आगे लगता है ये सिंगल इन्वर्टेड कामा, जिसको इकहरण उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, और इसका सही आंसर होगा दोहरा उद्धरण चिन्ह। आगे देखते हैं, कोयले की दलाली में हाथ काले। तो इस वाक्य का सही अर्थ क्या है? रंग काला पड़ जाना या बुरी संगत में बुरा बन जाना। तो इस मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बुरी संगत में बुरा बनना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।